जय हिंद बच्चों। आज अपन अध्याय 13 का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पाठ समझेंगे। इस अध्याय में हम ये समझेंगे कि किस प्रकार विद्युत धारा और चुंबक में एक दूसरे से संबंधित है। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेन ने सर्वप्रथम विद्युत धारा और चुंबकत्व को 19वीं शताब्दी में इस तरह समझाया कि किसी धातु में यदि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें पास रखी दिक् सूचित सुई अर्थात चुंबकीय सुई में विक्षेपण हो जाता है। विक्षेपित होता मतलब क्या हुआ? विपरीत दिशा में घूम जाना या उसकी दिशा में परिवर्तित हो जाना। यह अनेक प्रकार की घटनाएं विद्युत और चुंबकत्व को समझने के लिए अनेक परिघटनाएं समझाई गईं। इसी आधार पर रेडियो, टेलीविजन आदि की कार्यप्रणाली को समझा जा सकता है। अब बच्चों, हम ये विद्युत धारा के प्रभाव को इस आधार पर चुंबकों और विद्युत मोटरों का अध्ययन करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्र रेखाएं मतलब चुंबकीय रेखाएं किस प्रकार बनती हैं, हम इस अध्याय में समझेंगे। अब हम बच्चे ये अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी चुंबकीय छड़ के पास यदि दिक् सूचक लाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र और उसके आसपास पाए जाने वाली चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं किस प्रकार बनती हैं, आओ अपन इसको समझेंगे। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी चुंबकीय छड़ के पास यदि दिक् सूचक सुई लाते हैं तो सुई में विक्षेपित होने लगता है। विक्षेपित होने लगता है मतलब सुई का कांटा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है अपने स्थान से। वास्तव में दिक् सूचक सुई एक प्रकार की छोटी चुंबकीय सुई होती है। एक सिरा उत्तर और एक सिरा दक्षिण। अब उत्तर दिशा की ओर पाए जाने वाला भाग उत्तरी ध्रुव और दक्षिण दिशा की ओर पाए जाने वाला भाग दक्षिण ध्रुव कहलाता है। इस प्रकार एक चुंबक का निर्माण होता है। यह देखा गया है कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों में हमेशा प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण मतलब दूर दूर होना। यदि उत्तर दिशा का क्षेत्र उत्तर दिशा के चुंबक के पास लाएंगे तो प्रतिकर्षण होता है अर्थात चुंबक के अलग अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार किसी भी विपरीत दिशा वाले ध्रुव को यदि हम संपर्क में लाएंगे तो आकर्षण होता है। आकर्षण मतलब क्या हुआ? दोनों चुंबक आपस में चिपक जाते हैं अर्थात उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पास पास आ जाते हैं। इस तथ्य को समझने के लिए हम एक छड़ लेंगे और उसके चारों ओर एक समान रूप से लोहे का चूर्ण छिड़क देंगे। तब चुंबक अपने चारों ओर के क्षेत्र में प्रभाव दर्शाने लगता है और लोहे के चूर्ण पर एक बल का अनुभव होता है। इस बल के कारण ये चूर्ण एक पैटर्न में व्यवस्थित होते जाते हैं। अतः किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसके बल को सूचित करता है उसे हम चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। वह रेखाएं जिनके कारण लोहे चूर्ण स्वयं ही संरेखित हो जाते हैं अर्थात लोहे के चूर्ण एक रेखा में व्यवस्थित हो जाते हैं, इसीलिए हम उस क्षेत्र की रेखाओं को चुंबकीय रेखाएं के रूप में दर्शाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं। चित्रों के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुव उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती हैं। विलीन मतलब खत्म हो जाती हैं। अतः चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से ऊपर उत्तर ध्रुव की होती है।
अतः चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद वक्र में होती हैं। बंद वक्र में मतलब क्या हुआ? एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर जाकर समाप्त हो जाना। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र की रेखाओं की निकटता के आधार पर की जाती है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक निकट होती जाती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, अर्थात वहां पर चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण अधिक बल कार्य करेगा। अतः अब हम समझेंगे कि सीधे चालक से विद्युत धारा प्रभावित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न हो जाना। चित्रों द्वारा हम समझाएंगे कि जब किसी तांबे के तार में प्रभावित विद्युत धारा जाती है तो दिक्सूची तांबे के तार से दूर चले जाता है। इसके में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। विद्युत धारा प्रभावित होने पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे समझने के लिए हम एक दक्षिण हस्त अंगूठा नियम दर्शाएंगे। हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारा की या विद्युत धारावाही की चालक को दर्शाएंगे और हमारा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को संकेत करेगा तथा उंगलियों के चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं की दिशा में दर्शाएंगी। यह दक्षिण हस्त अंगूठा नियम कहलाता है। किसी भी परिनालिका में प्रभावित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का ज्ञात करना, यह हम एक प्रयोग द्वारा समझाएंगे। किसी भी विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति में अनेक फेरों में लिपटी हुई कुंडली को हम परिनालिका कहते हैं। इसके ऊपर विद्युत धारा प्रभावित होने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को चित्रों द्वारा समझा जा सकता है। अब हम परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानांतर सरल रेखाओं की तरह दिखाई देने वाली प्रयोग को दर्शाएंगे। परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान दिखाई देता है, इसलिए किसी भी नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे ही हम विद्युत चुंबक कहते हैं, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। दक्षिण हस्त अंगूठे नियम में हमने यह पाया कि विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर लंबवत रखकर विचार किया जाता है और यह पाया गया कि चालक पर आरोपित बल की दिशा भी इन दोनों के लंबवत होती है। इन तीनों दिशाओं की व्याख्या एक नियम फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम द्वारा भी हम समझा सकते हैं। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठों को इस प्रकार हम फैलाएंगे कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करती है तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा और चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है। जैसा कि अपन फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार दर्शाया जा रहा है। विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र और माइक्रोफोन आदि इसी नियम पर ही आधारित है। तो बच्चों, आज हम अभी इसी नियम के आधार पर विद्युत मोटर की उपयोगिता और कार्यविधि समझेंगे। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। इस विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और कंप्यूटर में किया जाता है। चित्र के अनुसार विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तार की एक आयताकार ABCD कुंडली होती है, जो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखी जाती है। कुंडली के दो सिरों विभक्त वलय के दो भागों की ओर से जुड़े रहते हैं। चित्र में बैटरी में चलकर चालक ब्रश X से होता हुआ
विद्युत धारा कुंडली ABCD में प्रवेश करती है तथा चालक ब्रश Y से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस आ जाती है। कुंडली में विद्युत धारा भुजा AB में A से B की ओर तथा भुजा CD में C से D की ओर प्रभावित होती है। अतः A और B तथा C और D में विद्युत धारा की दिशाएं विपरीत होती हैं। किसी भी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र कुंडली और धुरी वामावर्त अर्थात बाएं हाथ के नियम के अनुसार घूर्णन करती है, जिसके फलस्वरूप कुंडली धुरी का निरंतर घूर्णन होता रहता है। इसी प्रकार सरल विद्युत मोटर अपना उपयोग कर पंखे और कंप्यूटर आदि में किया जाता है। अब हम समझेंगे विद्युत जनयंत्र क्या होते हैं। विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णन गति प्रदान करने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चित्रों के अनुसार विद्युत जनयंत्र में एक घूर्णी आयताकार कुंडली ABCD होती है, जिसे किसी स्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में रख दिया जाता है। इस कुंडली के दो सिरों में वलय R1 और R2 से संयोजित होते हैं। दो स्थिर चालकों ब्रश B1 और B2 को अलग अलग रूप से क्रमशः R1 और R2 पर दबाकर रख दिया जाता है। दोनों वलय R1 और R2 भीतर से धुरी से जुड़े रहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित कुंडली को घूर्णन प्रदान करने के लिए इसकी धुरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जाता है। दोनों ध्रुवों के बाहरी सिरे बाहरी परिपथ में विद्युत धारा प्रभाव को दर्शाने के लिए इसमें एक गैल्वेनोमीटर संयोजित किया जाता है। अब हम देखेंगे हमारे घर में विद्युत धारा का किस प्रकार व्यवस्थित होता है या घरेलू विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। हमारे घरों में विद्युत किस प्रकार व्यवस्थित होती है, किस प्रकार हमारे घरों में बिजली का उपयोग होता है, इसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। हमारे घरों में विद्युत धारा मुख्य रूप से तारों से आती है, जिसे मेंस भी कहा जाता है। ये मुख्य तार या तो धरती पर लगे विद्युत खंभों के सहारे या भूमिगत केबलों से हमारे घर तक आते हैं। इस आपूर्ति के तारों में से एक तार जिस पर लाल विरोधी आवरण चढ़ा होता है धनात्मक तार कहलाता है तथा दूसरा काला या नीला विद्युत रोधी आवरण वाला उदासीन या ऋणात्मक तार कहलाता है। हमारे देश में इन तारों के बीच में 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। घरों में लगे मीटर बोर्ड में से ये तार मुख्य फ्यूज होते हुए एक विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। इन्हें ही मुख्य स्विच में होते हुए घर की तारों में से संयोजित किया जाता है। ये तार घर के अलग अलग परिपथों में विद्युत आपूर्ति प्रदान करते हैं। प्रायः घरों में दो अलग अलग परिपथ होते हैं। एक 15A विद्युत धारा अनुमातक के लिए, जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत संयंत्रों जैसे गीजर, AC और कूलर आदि के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा परिपथ 5A विद्युत धारा अनुमातक के लिए होता है, जिसे बल्ब और पंखे चलाए जाते हैं। भूसंपर्क तार जिस पर प्रायः हरा विद्युत रोधी आवरण चढ़ा होता है, घर के पास भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित करते हैं। इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले विद्युत यंत्रों में सुरक्षा के उपयोग से किया जाता है। धातु के आवरणों संयोजित भूसंपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ दर्शाता है।
यह सुनिश्चित हो जाता है कि साइंद्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई क्षरण होने पर या साइंद्र का विभव भूमि के बराबर हो जाता है। इसके फलस्वरूप इस साइंद्र को उपयोग करने वाला व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित बचा जा सकता है। चित्र के अनुसार सामान्य घरेलू विद्युत परिपथ इस प्रकार दर्शाया गया है कि प्रत्येक अलग अलग विद्युत परिपथ में विद्युतमय और उदासीन तारों के बीच में अलग अलग विद्युत संयंत्र संयोजित किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक साइंद्र का अपना अलग ऑन एंड स्विच होता है। इस प्रकार हम घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। तो विद्युत फ्यूज सभी घरेलू परिपथों का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। पिछले अध्याय में हम विद्युत फ्यूज के सिद्धांत और कार्यविधि के विषय में पहले ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। इसीलिए विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज परिपथ तथा साइंद्र को अति भारण के कारण होने वाली क्षति से बचाता है। साइंद्र मतलब क्या हुआ? यंत्र, और फ्यूज परिपथ मतलब घर का घरेलू परिपथ। जब विद्युतमय तार उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो सकता है। यह तब होता है जब तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है और साइंद्र में कोई दोष उत्पन्न हो जाता है। यह दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी परिपथ में विद्युत धारा अचानक बहुत अधिक हो जाती है। इसे लघु पतन कहते हैं या शॉर्ट सर्किट कहते हैं। विद्युत फ्यूज का उपयोग विद्युत परिपथ और विद्युत साइंद्र को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा के प्रभाव को समाप्त करके संभावित क्षति से बचाना होता है। फ्यूज में होने वाले जूल तापन फ्यूज को पिघला देता है, जिससे विद्युत परिपथ टूट जाता है। आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटनावश होने पर होने वाली वृद्धि से भी कभी कभी अतिभारण हो सकता है। कभी कभी एक ही सॉकेट में बहुत से विद्युत साइंद्र को संयोजित करने से भी अतिभारण हो जाता है। तो हम यह समझेंगे कि किस प्रकार घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण से हमको बचाया जा सकता है। तो हम यह देखेंगे कि किसी भी विद्युत धारावाही चालक विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर बल का अनुभव करता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा की दिशाएं परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं, तब प्रकाश का आरोपित बल इन दिशाओं दोनों दिशाओं में लंबवत होता है, जिसे फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसी से एक विद्युत मोटर की युक्ति होती है, जो मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक ऐसी परिघटना है जिसमें किसी कुंडली में जो किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता रहता है, एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन या किसी चुंबक या उसके पास के कुंडली के बीच अपेक्षित गति के कारण यह हो सकता है। यदि कुंडली किसी विद्युत धारावाही चालक के पास रखी होती है, तब कुंडली में संबंधित चुंबकीय क्षेत्र या तो चालक से प्रभावित विद्युत धारा में अंतर के कारण हो सकता है या चालक तथा कुंडली के बीच अपेक्षित गति के कारण हो सकता है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा प्राप्त की जाती है। इस प्रकार हम समझते हैं कि विद्युत धारा और चुंबक में आपस में परस्पर संबंध है। बच्चों, घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, यह आप
अच्छी तरह समझिए। हम अपने घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति 220 वोल्ट पर प्राप्त करते हैं। अब आपूर्ति का एक तार लाल विद्युत रोधन होता है जिसे कि विद्युतमय तार कहते हैं। दूसरे पर काला विद्युत रोधन होता है जिसे उदासीन तार कहते हैं। इन दोनों तारों के बीच में 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। तीसरा तार भू संपर्क तार होता है जिस पर हरा विद्युत रोधन होता है। यह तार भूमि में गहराई पर दबी धातु की प्लेट में संयोजित होता है। भू संपर्कण एक सुरक्षा उपाय है जो यह सुनिश्चित करता है कि सादृश्य के धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का कोई भी क्षरण होता है तो उस सादृश्य का उपयोग करने वाले व्यक्ति को गंभीर झटका ना लग सके। महत्वपूर्ण बातें यह है कि विद्युत परिपथों की लघुपंथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति फ्यूज ही है। धन्यवाद बच्चों।